प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्काई एजुकेट चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण जोशी स्काई एजुकेयर पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है उनसे अनुरोध है कि पहले वह वीडियो देखें, ताकि प्रश्न जब भी आपके सामने आए आप उत्तर देने की स्थिति में रहेंगे और यह आपके लिए बहुत ही सुखद अनुभव होगा। तो आइए चर्चा करते हैं प्रश्नों पर। शुरुआत करते हैं वैश्विक स्तर से। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 10 नवंबर, 9 दिसंबर या 22 दिसंबर। जैसा कि हमें विदित है कि एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में एक मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, जिसने यूएनओ की महासभा में मानवाधिकारों से संबंधित विश्वव्यापी घोषणाएं प्रस्तुत की और इनको 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार कर लिया गया और इसी दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है, एक बहुसदस्यीय संस्था है, या ए और सी दोनों, अर्थात सांविधिक निकाय भी है और एक बहुसदस्यीय संस्था भी है। तो पहला ऑप्शन सांविधिक निकाय अर्थात किसी कानून विशेष के तहत गठित किया जाने वाला निकाय। तो राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित है, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल सही है, विधिक निकाय है ये। संवैधानिक निकाय ये है नहीं, क्योंकि संविधान में प्रत्यक्षतः इस आयोग के गठन के बारे में उपबंध नहीं किया गया है। एक बहुसदस्यीय संस्था, तो इसमें 2 सदस्यों के साथ एक अध्यक्ष होता है, तो बिल्कुल बहुसदस्यीय संस्था है, इसलिए जो डी ऑप्शन है, ए और सी दोनों, यह सही है। राजस्थान में मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1993, 1995, 1980, 2000। 1993 में हालांकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो लागू हो गया था, लेकिन राजस्थान में मार्च 2000 से राज्य मानवाधिकार आयोग ने काम करना शुरू किया था, तो जो डी ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो योग्यताएं क्या क्या हो सकती हैं? उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो प्रत्यक्षता उपबंध है कि उच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है, इसलिए जो आपका ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर, राज्यपाल के द्वारा स्वविवेक से, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री द्वारा। तो ये प्रश्न मैंने इसलिए इसमें डाला है कि कई जगह मैंने देखा है एक भ्रम पैदा किया जाता है कि एक समिति होती है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, वह मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह केवल सलाह देती है राज्यपाल को और राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। तो इस संबंध में बिल्कुल भ्रमित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित जो समिति है उसकी सिफारिश पर करेगा। तो आपका जो ऑप्शन है सी, ये बिल्कुल सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तक होता है। ये पहला आपका स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, यदि किसी सदस्य की उम्र 70 वर्ष न हुई हो तो वह अगले कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकता है। कूट है, दोनों गलत हैं, ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन कहता है दोनों सही हैं। सी ऑप्शन कहता है ए सही है और डी कहता है केवल बी सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि 5 वर्ष की पदावधि या 70 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो वही उसकी रिटायरमेंट की डेट होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि यदि उम्र 70 वर्ष न हुई हो तो
उसको अगले कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकता है। केवल सदस्य की बात हो रही है, अध्यक्ष की बात होती तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, क्योंकि अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। और सदस्य को 70 वर्ष की उम्र यदि उसकी पूरी नहीं हुई है तो फिर से नियुक्त किया जा सकता है। इसलिए दोनों ही कथन सही है और हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन कब किया गया? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2016। तो 2006 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन करके सदस्यों की संख्या 5 से 3 कर दी गई। उनकी योग्यताओं में भी कुछ परिवर्तन किए गए। सत्य कथन है। ए, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को उनके पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन, भत्तों व सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। तो कुछ कूट है वो देख लीजिए। तो सत्य कथन पूछा गया है, तो आपका पहला ऑप्शन कहता है कि केवल ए जो है ऑप्शन वही सही है। आपका ऑप्शन बी कहता है कि केवल बी जो कथन है वह सत्य है। और आपका ऑप्शन सी कहता है कि केवल जो सी है वो ऑप्शन सही है। और आपका जो द है वो ऑप्शन कहता है कि ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो पहले विचार करते हैं स्टेटमेंट्स पे। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बिल्कुल सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को उनके पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति उसको पद से हटा सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन, भत्तों व सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्य सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन, भत्तों एवं सेवा शर्तों का निर्धारण करती है। इस प्रकार सी तो गलत हो गया और ए और बी दोनों सही हैं, तो जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यहाँ कंफ्यूजिंग करने वाली वही बात है जो पिछले प्रश्न में मैंने आपको समझा दी थी कि जो नियुक्ति है वो राज्यपाल ही करता है, समिति उसको सिफारिश देती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदच्युति अर्थात पद से हटाने का अधिकार किसे है? ए, राज्यपाल की सिफारिश पर उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की सिफारिश पर राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय। तो वही 145 में विहित प्रक्रिया के तहत उच्चतम न्यायालय जांच करेगा और जांच में दोषी सिद्ध हो जाने के बाद यदि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सिफारिश करता है तो दोषी को पद से हटा दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए, एक अध्यक्ष व 3 सदस्य, एक अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य, ऑप्शन बी। सी कहता है एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य। डी ऑप्शन कहता है एक अध्यक्ष में 5 अन्य सदस्य। तो एक अध्यक्ष के साथ 2 सदस्य, जैसा कि 2006 में किए गए संशोधन के बाद से प्रावधान है। तो आपका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयोग को एक दीवानी कोर्ट के समान शक्ति प्राप्त है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है आयोग केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनको घटित हुए कम से कम 1 वर्ष हो गया हो। कूट है इसके, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, इनमें से कोई भी सही नहीं है और दोनों ही सही है। तो आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है, बिल्कुल सही है। आयोग केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनको घटित हुए 1 वर्ष से अधिक नहीं हुआ हो। तो ये यहाँ पर गलत हो गया कि केवल जो 1 वर्ष के भीतर के मामले हैं उनके ऊपर ही यह जांच करता है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, केवल एक सही है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। मानवाधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, जेलों में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करना, मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करना, मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। तो ये एक सलाहकारी प्रकृति का निकाय है। यह केवल सिफारिशें करता है, सजा देना इसका अधिकार
नहीं है। बाकी तीनों इसके कार्य हैं, अन्य भी बहुत से कार्य हैं, आपको मेरे उस वीडियो में मिल जाएंगे, मैंने लिस्ट किया है उनको। और जो सजा देने का अधिकार है, अर्थात ना तो ये दंड दे सकता है, ना किसी प्रकार की पीड़ित को राहत प्रदान कर सकता है, ना दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है, इसे किसी भी प्रकार का सजा देने का या राहत प्रदान करने का अधिकार नहीं, यह केवल सिफारिश कर सकता है। तो यह एक सिफारिशी प्रकृति का निकाय है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि यह राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रेषित करता है या सेंड करता है, भेजता किसको है? राज्य सरकार को, बी राष्ट्रपति को, सी राज्यपाल को और डी केंद्र सरकार को। तो राज्य मानवाधिकार आयोग अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन है, अपनी एनुअल रिपोर्ट है, वो राज्य सरकार को भेजती है। फिर राज्य सरकार उसको विधायिका में अर्थात विधानसभा में रखवाती है और विधानसभा में इस चर्चा की जाती है। साथ ही सरकार को ये बताना पड़ता है कि मानवाधिकार आयोग की जो रिपोर्ट है, जो सिफारिशें हैं, उन पर क्या क्या कदम उठाए गए, और अगर कोई सिफारिश नहीं मानी है तो उसका तर्कपूर्ण उत्तर ये देना पड़ता है कि इस सिफारिश को क्यों नहीं माना गया। इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ए कांता भटनागर, बी सैयद सागिर अहमद, सी नरेंद्र कुमार जैन, डी प्रकाश टाटिया। तो ये चारों ही राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं और जिस क्रम में लिखे गए हैं उसी क्रम में ये रहे हैं। सबसे पहली जो अध्यक्ष थी वो कांता भटनागर थी। सैयद सागिर अहमद, तो कोई पूछे कि अल्पसंख्यक पहले कौन से थे, तो सैयद सागिर अहमद थे। नरेंद्र कुमार जैन उसके बाद थे और वर्तमान में प्रकाश टाटिया इस राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो जो डी ऑप्शन है वो सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ए जस्टिस रंजन गोगोई, बी जस्टिस अचल दत्तू, सी जस्टिस एस राजेंद्र बाबू और डी जस्टिस के जी बालकृष्णन। तो ए ऑप्शन जस्टिस रंजन गोगोई, ये तो हमारे मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं भारत के 3 अक्टूबर से। जस्टिस अचल दत्तू वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ऑप्शन बी सही है। जस्टिस के जी बालकृष्णन इनसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। इस प्रकार से हमने राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में प्रश्न देखे, एक समझ विकसित की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए अपने चैनल स्काई एजुकेयर पर। बहुत बहुत आभार।